ओके, तो हम अब आ गए हैं करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, करंट अकाउंटिंग पीरियड में होती हैं, अकाउंटिंग पीरियड में होती है। और जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो पहले ये रिलेट करती है ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस। कौन कौन सी होती है? पहले इंटर ग्रुप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपने लिया होगा या तो दिया होगा, या तो अनरियलाइज कोई प्रॉफिट होगा ऑन एसेट्स, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन एसेट्स एक्वायर और ट्रांसफर फ्रॉम। रिकॉर्ड कर लिया आपने डेफर्ड टैक्स, रिकॉर्ड कर लिया डेफर्ड टैक्स ऑन अनरियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट। फिर इंटर ग्रुप इंडebtedness, आपने अपने एक दूसरे से क्या ले लिया? डेट ले लिया। ये सारी एडजस्टमेंट होती है। और जो एडजस्टमेंट करते हो आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अगर फॉलो कर रहे हो तो इसके लिए भी आप एडजस्टमेंट करते हो। मतलब इसने अकाउंटिंग दूसरी फॉलो करी, ये अकाउंटिंग दूसरी फॉलो करी, तो इसके लिए भी एडजस्टमेंट, ताकि वो हार्मोनाइज हो जाए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। एडजस्टमेंट टू हार्मोनाइज, एडजस्टमेंट किस लिए? हार्मोनाइज करने के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो, पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एडजस्टमेंट करते हैं तो रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो अकर्ड हुई है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट इवेंट, एडजस्टमेंट टू रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट जो अकर्ड हुई है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। और एडजस्टमेंट फॉर इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती हैं और इवेंट between the date component balance sheet and auditor's report on group CFS when the component of financial statement not drawn up to the balance sheet date of foreign component में आपने एडजस्टमेंट करते हो किसकी? टू कन्वर्ट फ्रॉम कंपोनेंट local gap under the CFS are prepared, under which CFS are prepared। local gap में टू गैप, उस गैप में लेके आते हैं जिसमें CFS प्रिपेयर होता है। ये क्या होती है? ये एडजस्टमेंट होती है। और कोई भी चेंज, कोई भी डिफरेंस आता है, कोई भी डिफरेंस आता है ऑन द बैलेंस शीट डेट पे द CFS मोर देन 6 मंथ है इन केस ऑफ अंडर एस और 3 मंथ्स इन केस ऑफ इंडियस। मतलब डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग डेट्स है। अगर कोई रिपोर्टिंग डेट में डिफरेंस है तो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ CFS शुड नॉट बी मोर देन, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर AS एंड 3 मंथ इन डेज में। तो रिपोर्टिंग डेट में जो मतलब डिफरेंस है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए AS में, और इन डेज में क्या नहीं होना चाहिए? इंडियंस नहीं होना चाहिए और AS होना चाहिए। ठीक है, फिर ये चीज़ें क्या है, आपको सारी ही डिस्क्लोज करनी पड़ेगी CFS में सेपरेटली। कैसे? क्या क्या है? प्रॉफिट और उसका परसेंटेज ऑफ CFS ऑफ नेट एसेट्स, पर नेट एसेट और उसका परसेंटेज ऑफ नेट एसेट, परसेंटेज ऑफ नेट एसेट ऑफ कंसोलिडेटेड। मतलब आप पहले बता दो कि आपका अमाउंट में नेट एसेट में कितना है ना। पहले बता दो मेरा 5 करोड़ का नेट एसेट है, फिर उसके बाद बताओगे आप परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेट एसेट का। नेट एसेट एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट। ठीक है, और अमाउंट शेयर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड PNL। और अमाउंट इन OCI में जो है, और परसेंटेज ऑफ OCI एज परसेंटेज इन कंसोलिडेटेड OCI। ठीक है, नवंबर 22 एग्ज़ाम। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट क्या क्या होती है? वो एडजस्टमेंट जो हम अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं। एडजस्टमेंट हम किसके बात करते हैं? जब कंसोलिडेशन डन हो जाता है तो पहले आपने कोई डेट लिया होगा या दिया होगा, कोई इंटरेस्ट हो गया आपने लेना है देना है, इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड। अनरियलाइज प्रॉफिट, जो आपने किसी को एसेट्स बेची थी या एसेट्स ली थी तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट आपको एडजस्ट करना पड़ता है।
डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अनरियलाइज कंपनी का प्रॉफिट एलिमिनेशन करने के लिए। इंटरग्रुप आपने इंडेटनेस ले रखा है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हार्मोनाइज अकाउंटिंग, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो पेरेंट और कंपोनेंट फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और एडजस्टमेंट टू रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट, आप उसके लिए भी एडजस्टमेंट करते हो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये एडजस्टमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ कंपोनेंट की बैलेंस शीट नॉट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ग्रुप CFS। और फॉरेन कंपोनेंट की आपको क्या करना पड़ता है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप लोकल गैप में लेके आते हो जिसमें CFS बनने टू कन्वर्ट, एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू लोकल गैप। और आपका डिफरेंस क्या 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा रिपोर्टिंग डेट पे इन AS में, और 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा इंडियस में। और आपको सेपरेट CFS में डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली ईच कंपोनेंट को नेट एसेट अमाउंट में और परसेंटेज ऑफ नेट एसेट और कंसोलिडेटेड नेट एसेट एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस इन अमाउंट में और परसेंटेज शेयर इन कंसोलिडेटेड P&L, और OCI अमाउंट में और परसेंटेज इन OCI परसेंटेज कंसोलिडेशन। ठीक है, ओके। तो अब मैं ये एग्जांपल देने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपको क्या नहीं करनी, आपको CFS में डिस्क्लोज नहीं करनी। पहला तो आपने जो सोर्सेज ऑफ फंड नहीं बनाए। सोर्सेज कौन से सोर्सेज से आपने बोनस इशू करा है वो नहीं बताना आपको। सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस इशूज आर इशूड, बोनस शेयर्स आर इशूड, आपने कौन से सोर्स से बोनस शेयर्स इशू करा है वो नहीं बताना। एग्जांपल कैपिटलाइजेशन होगा, प्रॉफिट का हो गया, रिजर्व का हो गया, SPR का हो गया। फिर दूसरा आपने जो क्या करें, डिस्क्लोजर नहीं करना उसका जो अनयूटिलाइज्ड मनी है, अनयूटिलाइज मनी आउट ऑफ इशू। तो आपने जो आपने इशू करा था, शेयर्स इशू करे थे, वहाँ से अनयूटिलाइज मनी रहेगी कुछ, आपने उसे कहाँ इन्वेस्ट करा है, किस में इन्वेस्ट करा है, ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना, राइट। तो डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज मनी आउट ऑफ इशू इंडिकेटिंग फॉर्म इन विच दे हैव बीन इन्वेस्टेड, ये आपको नहीं बताना, ठीक है। और कंप्लायंस करना MSME की, डिस्क्लोजर अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, डिस्क्लोजर करना MSME डेवलपमेंट अंडर 2006, डिस्क्लोजर करना MSME डेवलपमेंट अंडर 2006, डिस्क्लोजर अंडर MSME डेवलपमेंट 2006। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो इंपोर्ट करे हैं ना CI बेसिस, क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल होगा, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट, ये भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। और आपको वो भी डिस्क्लोज नहीं करना जो आपने फॉरेन करेंसी में अर्न करा है, जैसे आपको रॉयल्टी हो गई, रॉयल्टी, नो हाउ, डिविडेंड, इंटरेस्ट कितना कमाया, अदर इनकम, और जो आपने एक्सपोर्ट करा है FOB बेसिस पे, गुड्स ऑन FOB बेसिस पे। तो ये भी आपको नहीं बताना कि आपने कितना एक्सपेंडिचर करा है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में, एक्सपेंडिचर इन फॉरेक्स जहाँ पे जैसे ना अर्निंग नहीं बतानी थी, वैसे ही ये भी नहीं बताना, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ऑफ रॉयल्टी, नो हाउ कितना है वो नहीं बताना। और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, क्या वैल्यू, आपने कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा है उसकी वैल्यू नहीं बतानी। क्या आइटम हो सकता है ये बता सकते हो, बट आप वैल्यू नहीं बताओगे आपने कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा है, राइट। और स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ
इंडिजीनियस रॉ मटेरियल, तो वैल्यू मुझे ऑफ रॉ मटेरियल की नहीं बतानी। रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कैपिटल गुड्स, कंपोनेंट कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट कंज्यूम, परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन। कंजप्शन भी नहीं बताना और वैल्यू भी नहीं बतानी, ना तो आपको वैल्यू बतानी है ना तो कंजप्शन बनाना है ऑन परसेंटेज बेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं बताता हूँ। बोनस शेयर्स हो गया, और अनयूटिलाइज मनी आपने कहाँ इन्वेस्ट करी है ये नहीं बताना। इन विच फॉर्म हैज़ बीन इन्वेस्टेड, एमएसएमईज का डेवलपमेंट का डिस्क्लोजर करना है तुम्हें। और जो आपने इंपोर्ट करा सीआईएफ बेसिस पे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स हो गए, तो वो भी नहीं बताना। और आपने एक्सपेंडिचर कितना किया फॉरेन एक्सचेंज में, और जैसे रॉयल्टी हो गई, नोहा हो गया, वो भी नहीं बताना। और आपने जो अमाउंट पे करा है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने इंपोर्ट करा है, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, तो उतना आपने जो इतना कंज्यूम करा है वो नहीं बताना, और साथ में उसका परसेंटेज भी नहीं बताना। और जो इनकम हुई है आपको फॉरेन एक्सचेंज में वो भी नहीं बतानी, जैसे रॉयल्टी हो गई, रॉयल्टी, नोहाव, आपकी अदर इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, और एक और चीज़ है एक्सपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस पे और एफओबी बेसिस पे, ये भी नहीं बताना आपको। दैट्स इट, यहाँ पे होता है ख़त्म। अब ये क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सीएफएस। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रिगार्डिंग सीएफएस, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल, आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कि भैया सारे कंपोनेंट है वो इंक्लूड हो गए सीएफएस में। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे कंपोनेंट है इंक्लूड हो गए सीएफएस में, और आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, और आइडेंटिफिकेशन करेंगे रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग के लिए। ये तो अभी हमने देखा था ना, कहीं पे आया था। हाँ ये रहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट सेम ही है, जो कंप्लीटनेस पेरेंट की भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कंप्लीटनेस देखेंगे भैया सारे क्या सारे कंपोनेंट इंक्लूड हो गए हैं, और वो रिपोर्टेबल सेगमेंट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे रिलेटेड पार्टी और उनसे ट्रांजैक्शन जो है, और अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस देखेंगे परमानेंट एंड करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन, आपको ये भी देखना पड़ेगा एलिमिनेशन की इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन की। अब हम लास्ट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे एक बार मैं बता देता हूँ। पहले क्या करना है, देखो सारे सीएफएस सारे कंपोनेंट इंक्लूड हो गए, फिर देखो कंपोनेंट इंक्लूड करने के बाद देखो कि भैया जो सेगमेंट रिपोर्ट करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्टिंग पर्पस से आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो देख लो कि रिलेटेड पार्टी, हाँ रिलेटेड पार्टी कहाँ से आए, रिलेटेड पार्टी कौन है और क्या क्या है उसमें, मतलब क्या क्या है इसमें, मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, और देख लो अप्रोप्रिएट है और कंप्लीट है क्या, परमानेंट है और करंट अकाउंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग कोई एलिमिनेशन हो तो करंट पीरियड और परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और कोई अप्रोप्रिएटनेस है तो। अब रिपोर्टिंग पे आते हैं, रिपोर्टिंग पे व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटर ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब जो पेरेंट ऑडिटर है वही कंपोनेंट का ऑडिटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा whether principle and procedure for preparation of CFS laid down have been followed। जो ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉलो करें सीएफएस को बनाते टाइम, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस जैसा लेज डाउन करा है एएस हैज़ बीन फॉलोड, वैसे आपने फॉलो करा है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए इस पर। इन केस एनी डिपार्चर और डेविएशन है, कोई डिपार्चर और डेविएशन है तो ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए क्या रिक्वायरमेंट जो ऐसे 705 में दी हुई है, सो दैट द यूज़र अवेयर ऑफ सच डेविएशन। समझे, अगर कोई डेविएशन और डिपार्चर है, कोई डेविएशन या डिपार्चर है
तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो 705 है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट में, सो दैट यूज़र को पता चल जाएगा, अगर मॉडिफाई कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा ओ भाई साहब ये दिक्कत है, ठीक है। अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इशू कर देना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ ग्रुप state of affairs of group as balance sheet date and whether consolidated P&L statement gives true and fair view result consolidated P&L of group for a period under audit। मतलब नहीं, ऑडिटर क्या करेगा, इशू करेगा ऑडिट रिपोर्ट अपनी ओपिनियन देते हुए एक्सप्रेसिंग ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटस ऑफ अफेयर ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड बोलेगा वेदर जो कंसोलिडेटेड पीएनएल स्टेटमेंट है गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पहले उसने बैलेंस शीट पे दी, बैलेंस शीट पे फिर पीएनएल पे, कंसोलिडेटेड पीएनएल पे व्यू result of consolidated P&L group for a period under audit where CFS also include cash flow statement। अगर cash flow statement है CFS में तो auditor should give his opinion पे देगा उस पर true and fair view of cash flow presented by consolidated financial statement, give his opinion on true and fair view of cash flow presented CFS। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अब जब ऑडिटर, सिर्फ ऑडिटर ही वही है, कौन है कंपनी का कंपोनेंट का ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर सेम ही है, ठीक है। तो वो देखेगा भैया ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए कि वेदर जो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर लेड डाउन है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन फॉलोड, उन्होंने फॉलो किया कि नहीं। फिर उसको क्या करनी चाहिए, अपना ओपिनियन, अपनी रिपोर्ट दे देगा एज पर 705 के अकॉर्डिंग। ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट दे देगा एज पर 705 के अकॉर्डिंग। अगर कोई डिपार्चर है और डेविएशन है तो ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा, कंसीडर करेगा रिक्वायरमेंट एज पर 705 और इन ऑडिट रिपोर्ट, और क्या कर देगा यू ऑडिट रिपोर्ट सो दैट द यूज़र क्या अवेयर होगा सच डेविएशन से, ठीक है। अब बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो ये तीनों के उसी के बारे में ऑडिटर क्या करेगा, इशू कर देगा ऑडिट रिपोर्ट जिसमें करेगा एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जो ऑडिटर क्या कर देगा, ऑडिटर इशू कर देगा ऑडिट रिपोर्ट expressing opinion whether the financial statement give true and fair view of state of affair of group of balance sheet and whether the consolidated financial statement gives true and fair as a result of consolidated P&L। और फिर अगर वो CFS उसमें इंक्लूड होंगे तो whether अपना ओपिनियन दे देगा whether the financial statement whether the cash flow statement give true and fair view on a consolidation जो प्रेजेंट करें बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, अगर जब पेरेंट ऑडिटर किसका ऑडिट कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं होगा तो पहला आपको ऐसे 600 का रेफरेंस लेना है, ठीक है। रेफरेंस ले लो 600 का यूजिंग द वर्थ ऑफ अदर ऑडिटर और 706 में कह दो कि भैया ये ऑडिट मैंने नहीं किया, ये ऑडिट मैंने नहीं किया, ये रेफरेंस दे देंगे कि ये जो वर्क है हम क्या कर लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे, मेक रेफरेंस जो वर्क है अदर ऑडिटर का अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ एफएस ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। 706 अगर मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ किसी और ऑडिटर का, मैं 706 में अगर किसी और ऑडिट 706 के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी और ऑडिटर का रेफरेंस लेता हूँ तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में बोल दूंगा भैया, CFS के ऑडिट रिपोर्ट में बोल दूंगा कि ये वाला पोर्शन किसी और ऑडिटर ने किया है ना, ये वाला डिस्क्लोज कर दूंगा क्लियरली कि भैया ये पोर्शन किसी और ऑडिटर ने किया है, डिस्क्लोज क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन एंड एफएस ऑडिटेड बाय अदर। और ये हम मैं कैसे कर सकता हूँ,
बाय स्टेटिंग कि एग्रीगेट अमाउंट, इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज, इतना रिवेन्यू ऑफ टोटल एसेट, इतना अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, रिवेन्यू एंड कैश फ्लो जो सीएफएस में है ये उसने ऑडिट करा है। नॉट ऑडिटेड बाय किसने, नॉट ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर, पेरेंट ऑडिटर। और जो टोटल एसेट, रिवेन्यू और प्रॉफिट, टोटल एसेट, रिवेन्यू और कैश फ्लो जो ऑडिट नहीं करा पेरेंट ऑडिटर ने, वो प्रेजेंट करेंगे हम उसको, हमें बिफोर एडजस्टमेंट करनी है। जो टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट और कैश फ्लो, टोटल रिवेन्यू, एसेट्स और कैश फ्लो जो होगा, जो ऑडिट नहीं करा जो ऑडिट नहीं करा किसने, पेरेंट ऑडिटर ने, उसको हम प्रेजेंट करेंगे बिफोर परमानेंट और करंट एडजस्टमेंट से पहले, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट से पहले उसको हम प्रेजेंट करेंगे। और जो रेफरेंस देंगे ऑडिट रिपोर्ट में कि भैया इतना पोर्शन ये किसी और ऑडिटर ने करा है और ये हमारा ओपिनियन इस पर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बस हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ वर्क आ जाता है, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन द पेरेंट एंड ऑडिटर। रेफरेंस दे देंगे ऑडिटर सीएफएस फैक्ट। ये वाला पार्ट ऑफ ऑडिट जो ग्रुप किसी और ने करा है, पार्ट ऑफ ऑडिट वाज मेड बाय अदर ऑडिटर ने, इज नॉट कंस्टिट्यूट क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ओपिनियन है, बट rather एक इंडिकेशन है, डिवाइडेड करा है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ऑडिटर एंड पेरेंट एंड सब्सिडरी। ठीक है, ओके। तो अब थर्ड टॉपिक है, जब कंपोनेंट की ऑडिटर की रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है पेरेंट से। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी कंपोनेंट ऑडिटर दूसरा है, यानी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दूसरा है। तो भैया क्या करेंगे, जो कंपोनेंट के मैनेजमेंट होंगे, कंपोनेंट पेरेंट का जो मैनेजमेंट होगा, किसका, पेरेंट का मैनेजमेंट होगा, वो कन्वर्जन करेंगे जो फ्रॉम द एप्लीकेबल ऑन सीएफएस टू जो अप्लाई होता है, जो एसएफएस से जो उन्होंने बनाए हैं वो सीएफएस में कन्वर्जन कर देंगे। जो पेरेंट मैनेजमेंट कन्वर्जन करेंगे, कंपोनेंट ऑडिटेड फ्रॉम एफआरएफ इन विच इट्स प्रिपेयर टू एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसमें सीएफएस होना है। और ये कन्वर्जन कौन चेक करेगा, पेरेंट ऑडिटर चेक करेगा। कन्वर्जन एडजस्टमेंट और ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। और जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो क्या कर सकता है, वो प्रिपेयर कर सकता है, वो एफएस प्रिपेयर कर देगा पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बेस पे ऑन अ ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। मतलब कि यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर भी कर देगा। कंपोनेंट ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर देगा एफएस एज पर पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन ग्रुप अकाउंट मैनुअल। और जो पेरेंट ऑडिटर होगा, पेरेंट ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा जो ग्रुप अकाउंट मैनुअल के कंप्लाई करके ही आपने क्या करा है, सीएफएस प्रिपेयर किए हैं विद अप्लाई एप्लीकेबल टू पेरेंट, विद गैप एप्लीकेबल टू पेरेंट, जो गैप एप्लीकेबल होता है पेरेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, तो इसमें है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटेड ही नहीं हुए तो क्या करोगे। तो सबसे पहले जो भी कंपोनेंट हैं सीएफएस में वो ऑडिटेड होने चाहिए, या तो सब्जेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर इन कंटेक्स्ट मल्टीपल लोकेशन ग्रुप ऑडिट, मल्टी लोकेशन ग्रुप ऑडिट होनी चाहिए। और जो बंदा क्या कर रहा है, जो ऑडिट और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कौन करेगा, ऑडिट और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जो क्या कर रहा है, जो सीएफएस का ऑडिट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जो सीएफएस पे, या तो वो भी कर सकता है। कौन कर सकता है, ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिट प्रोसीजर कौन परफॉर्म करेगा, जो सीएफएस पे रिपोर्ट कर रहा है। और कौन कर सकता है, कंपोनेंट ऑडिटर भी कर सकता है। ठीक है, जब एक और एक से ज़्यादा कंपोनेंट अनऑडिटेड रह जाते हैं तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो ऑडिटर जो रिपोर्ट कर रहा है किस पे, सीएफएस पे, वो इवैल्यूएट करेगा पॉसिबल मॉडिफिकेशन तो नहीं है इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएफएस,
और वो ये भी देखेगा इवैल्यूएशन नेसेसरी है इसलिए क्योंकि वो उसको कोई सफिशिएंट ऑब्टेन नहीं, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट, नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट प्रिपेयर ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू द अनऑडिटेड अमाउंट एंड बैलेंसेस, रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ अकाउंट और बैलेंसेस। और इस केस में तो भैया क्या हो सकता है कि जो वो इवैल्यूएट करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो पॉसिबल इफ़ेक्ट हो सकते हैं उस पर कि जो अमाउंट्स अनऑडिटेड हुए हैं व्हेन जब आप रिपोर्ट कर रहे हो CFS पे। जो गाइडेंस ले लो किसकी, 705 की, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। सब मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सिंपल, सारे ऑडिटेड होनी चाहिए, ऑडिटेड और सब्जेक्ट टू ऑडिटेड हैं। कौन करेगा? और या तो जो रिपोर्ट कर रहा है CFS पे वो करेगा या तो कंपोनेंट ऑडिटर करेगा। ठीक है, चलो कंपोनेंट ऑडिटर करेगा। अब एक से ज़्यादा ऑडिटेड नहीं है, एक या तो एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपोनेंट क्या ऑडिटेड नहीं है, तो वो उसका क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा पॉसिबल मॉडिफिकेशन, वो इवैल्यूएट करेगा क्या पता मॉडिफाइड हो जाए मेरी रिपोर्ट ऑन CFS पे। और ये भी इसलिए करना चाहिए इवैल्यूएशन नेसेसरी इसलिए क्योंकि वो not been able to obtain sign on account balance and amounts consolidated amounts और balances पे। और उसको क्या करना चाहिए ऑडिटर को, इस केस में जब उसको नहीं मिले तो इवैल्यूएट करेगा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स, देखेगा पॉसिबल इफेक्ट ऑन सच अमाउंट्स जो रिमेन अनऑडिटेड रह गए, और उसे जो जब वो रिपोर्ट कर रहा होगा CFS में तो वो गाइडेंस ले सकता है किसकी, 705 मॉडिफिकेशन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आई विल रिवाइज इट अगेन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।